बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा, दोनों खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और आज तो हमारे खुश होने की वजह भी है, बहुत बड़ी वजह है और बहुत ज़्यादा खुशी है। और जब हम आपको वजह बताएंगे ना तो आप सब भी बहुत खुश होंगे कि कुछ अच्छा हुआ है, कुछ अच्छा। बड़ी परेशानी अच्छा रहती थी हर घर में, ये परेशानी है। पिछले दिनों इनामात का ऐलान हो रहा था कि ये नोबेल प्राइज़ इक्तिसादियात का गया इस मुल्क को, इसके काम करने वाले साइंसदानों को ये नोबेल प्राइज़ जो है ये इन लोगों के हिस्से में है। मैं भी यही सोच रही थी, आप जैसे बहुत सारे और लोगों की तरह हमारे स्टूडेंट्स नंबर लेते हैं तो 1999, वो 2 नंबर भी पता नहीं क्यों छोड़ देते हैं, जो कि उनके जो एक्चुअल, और मुझे नहीं समझ में आती कि इतने नंबर लेना मुमकिन किस तरह से। मेरे तो नहीं थे इतने नंबर, और मुश्किल से एडमिशन हुआ था। अच्छा, लेकिन इतने टैलेंटेड, इतने ज़हीन फतीन होने के बावजूद जब हम बात करते हैं डिस्कवरीज की, इन्वेंशंस की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, हमारा कहीं शुमार ही नहीं है हमजा। हमारा कहीं, मतलब कभी बात हो ना कि ये इजाद कहाँ पर हुई, इजाद फलां जगह पर हुई, इजाद कहाँ पर हुई, फलां जगह पर। क्या पाकिस्तान में कोई इजाद हुई? नहीं जी, पाकिस्तान में कोई इजाद नहीं हो रही। और अगर कहीं पर किसी शख्स ने कोई चीज़ बना ली है, किसी साइंटिस्ट ने बना ली है, तो पाकिस्तान वो नहीं बना पा रहा था। वैसे तो पूरी दुनिया में हार्ट अटैक की रेशियो बहुत बढ़ती जा रही है। दिल के अमराज में जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं। और फिर जो परेशानी आती है जब डॉक्टर कहते हैं ना कि जी कि इनको तो इतने स्टेंट्स डाले जाएंगे, तो हर बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अगर कोई अमीर आदमी भी है तो जब वो प्राइवेट अस्पताल जाता था लग समझ जाती थी। इस पे बहुत बातचीत भी की गई, अगर आपको याद हो, चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस पे बहुत इनिशिएटिव लिया था। और यही बात की गई थी कि स्टंट्स तक हम खुद नहीं बना सकते और जो स्टंट्स मंगवाए जाते हैं इतने महंगे हैं। सो गुड न्यूज़ इज़ कि पाकिस्तान कार्डियक स्टंट बनाने वाला दुनिया का 18वां और मुस्लिम दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया है। मुकामी तौर पर पहली बार दिल के स्टंट्स बनाने का एजाज़ जो है ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी नस्ब ने हासिल किया। बिल्कुल। और आज वज़ीर आज़म जो हैं जा रहे हैं, इसका इफ्तिताह भी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये यूरोपी जो मेयारात हैं उसके मुताबिक स्टंट बनाए जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। फरा, इसके बाद ये भी उम्मीद जो है लग गई है, मुझे तो उम्मीद है कि अब ये स्टंट्स की जो कीमतें हैं नीचे आ जाएंगी, लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छी खबर है, नस्क ने कमाल काम कर दिया है। पाकिस्तानियों को इसका कितना फ़ायदा होगा और कितनी फ़ख्र की बात है ये अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने जो सफ़र शुरू किया था कोविड से, वो सफ़र जो है वो अभी तक हमारा जारी है। और पहले हमने एक बहुत लीप फॉरवर्ड दिया जब हमने अपने वेंटिलेटर्स बनाने शुरू किए, और आज एक और दूसरी बहुत बड़ी कामयाबी है कि जब हम अपने अब स्टंट्स जो हैं हमारे प्रूव हो गए हैं और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है ये स्टंट्स बन रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो तो जाहिर है कि इसकी कीमत है जो तकरीबन 60% तक जो है जो अब तो हम स्टंट डला रहे हैं उससे कम हो जाएगी। यानी जो इस वक्त तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए का डिजॉल्वेबल स्टंट है उसकी कीमत तकरीबन 80 से 1 लाख रुपए के दरमियान होगी, और जो एक इस वक्त नॉन डिजॉल्वेबल स्टंट है उसकी कीमत 50 से 60 हज़ार है, वो तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपए में आ जाएगा। तो एक तो कीमतों में बहुत ड्रास्टिक फर्क आएगा। फिर दूसरा, इसकी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। जिस तरह से आपने खुद बताया कि दुनिया में सिर्फ 18 मुल्क हैं जो कि केपेबल हैं हार्ट स्टंट बनाने के। और इसका तीसरा भी फायदा ये होगा कि ये जो सोफिस्टिकेटेड एक इसकी टेक्नोलॉजी है, अब उससे आप बाकी भी चीज़ें जो है बनाना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ये हमने पहले हमने 200 एकड़ के ऊपर फैसलाबाद में एक मेडिकल सिटी बनाया है। अगला इंशाल्लाह ताला हम सियालकोट में एक बड़ा मेडिकल सिटी जो है वो बनाने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आलात बनाने का। तो मार्च अप्रैल तक इंशाल्लाह हमारी जो पहली एक फैक्ट्री है जो कि हमारे ये जो सारे हॉस्पिटल्स में जो सिरिंज इस्तेमाल होते हैं, नीडल्स इस्तेमाल होती हैं, कैनोलाज इस्तेमाल होते हैं, ये सारे भी इंशाल्लाह अगले साल के शुरू में हमारी मैन्युफैक्चरिंग अपनी शुरू हो जाएगी। तो इमेजिन वाजपेयी साहब, वज़ीर आज़म आज इफ्तिताह भी कर रहे हैं, तो ये आप हमें बता सकते हैं कि ये कब से मार्केट में अवेलेबल होंगे और हमारी कैपेसिटी क्या होगी पाकिस्तान की इनको बनाने की?
ये इंशाल्लाह ताला अगले 3 महीनों में मार्केट में आ जाएंगे और इसकी कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, हमारी ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा है। और ये चूँकि नष्ट का एक अपनी ये देखें, असल में पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी कमी थी वो भी ये जो नष्ट ने किया है, ये एक्चुअली ये जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में हमारी ये कोशिश है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी इसको रेप्लिकेट करें। हम इन्होंने होता ही है यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे या लोग जो एकेडेमिया के लोग हैं वो सारे रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन वो रिसर्च जो है वो उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं हो रहा होता, अप्लाइड उसकी कोई शक्ल नहीं है। हमने यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट की है, वो कंपनी अब ये जो रिसर्च हुई उसके ऊपर खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करके ये डाल रही। तो मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज को भी आई वुड से कि वो इस तरह से अपनी एक कमर्शियल कंपनीज क्रिएट करें और जो रिसर्च होती है यूनिवर्सिटीज में उसको फिर वो मार्केट में डालें ताकि उसका असल लोगों को भी फायदा हो और बाकियों को भी हो। तो नस ने ये किया है जिसका बहुत फायदा होगा और जाहिर है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो तीनों बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, हमारी कॉमसेट है, नस्ट है, न्योटेक है, वहाँ पे हमने तीनों में ही ये सिस्टम जो है वो डाला है। चौधरी साहब ये भी फरमा दीजिएगा कि FDA अप्रूव्ड होना और इस तरह की चीज़ों की जो है ना वो सर्टिफिकेशंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो सारे मराहिल भी तय कर लिए गए हैं या तय कर लिए जाएंगे? नहीं, इसमें देरी थोड़ी इसलिए हुई कि हम सर्टिफिकेशन जो थी वो हम चाह रहे थे कि पहले हमें मिल जाए तो उसके बाद फिर हम इसको लॉन्च करें। तो अब ये इसको सी सर्टिफिकेशन यानी यूरोपियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन जो है वो मिल चुकी है, सो दैट इसका जो एक्सपोर्ट है वो आसानी से हो सके। बड़ी खुशाइंद बात है, अच्छी खबर है, आप हमारे साथ रहे, अच्छी खबर हमने तमाम देखने मुझे ना एक चीज़ याद आ गई लाइटर नोट पर ना, फवाद चौधरी साहब की जब वजारत तब्दील हुई और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आए तो ख्वाजा आसिफ साहब असेंबली में ना तकरीर कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने ना मजाक किया फवाद चौधरी साहब से। उन्होंने कहा कि जी क्या मेरा भाई आ गया है इस के अंदर और अब ये वजारत मिल गई है, ये इसमें भी कुछ ना कुछ निकाल लेगा और बहुत अच्छी चीज़ निकली है, बहुत अच्छा काम हुआ है। और लाइजॉन की वो बात कर रहे हैं ना कि यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लाइजॉन होना चाहिए कि जो रिसर्च हो, जो स्टूडेंट्स हो वो वहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएं, प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, उसको फिर लेकर आएँ प्रैक्टिकल फॉर्म में। ये बहुत ज़रूरी था जो कि इस हुकूमत के दौर में किया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब इसके ऊपर जैसे उन्होंने कहा फोकस भी हैं, लेकिन एक और मसले की तरफ भी चलेंगे जिसकी तरफ आज हम सब की तवज्जो, मुझे भी आज ये था कि मैंने निकलना है तो जल्दी जल्दी जो है मोटरवे पर चढ़ जाना है, इसलिए कि आज एक उम्मीद है और तवक्को कर रही है अपोजिशन कि वो जिन्ना स्टेडियम को भर देंगे। जो उन्हें चैलेंज दिया गया था शिबली फराज की तरफ से कि ज़रा जिन्ना स्टेडियम भर के तो दिखाएं, तो आज वो दिन आन पहुंचा है जब हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े हैं और एक बड़ा टाकरा कह सकते हैं हम, एक मुकाबला जिसका आगाज़ ये है कि अपोजिशन पार्टीज जो हैं, जो PDM का जलसा होने जा रहा है, उन्होंने तो कहा था कि हमने रात को भी भर दिया, हमने तो अपना चैलेंज पूरा कर दिया। तो शिबली फराज साहब आपने अब जो है ना तैयार रहना है कि आपने अब इस्तीफा फौरी देना। मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है, उन्होंने कहा अपना इस्तीफा लिखना शुरू कर दें, लेकिन एक जो धचका लगा है ना हमजा हुकूमत को वो ये है कि जो ताजरों की ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान है उन्होंने भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान कर दिया। जो उसके सेक्रेटरी जनरल है नईम मीर, उन्होंने कहा है कि हम तो बड़े मायूस हैं हुकूमत की पॉलिसी से। इसी तरह से देखें ना तो डी चौक में भी हमें नज़र आ रहा है एहतजाज, हालांकि वो एहतजाज जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर्स की तरफ से है, क्लर्क्स एसोसिएशन की तरफ से है, पेंशनर्स के वो जो बहुत उनके तनख्वाहें मरात और जो उनके मुतालबात हैं उसके हवाले से। लेकिन ये महंगाई और आवाम की घटती हुई वजह से कहनी चाहिए क़ुव्वत ख़रीद और हुकूमत से जो शिकवे हैं उनका एक इजहार है। और बिल्कुल फरा यही मामला है, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि आप कोई शो नहीं लगा सकेंगे और वो ये कह रहे हैं कि हम तो शो भी लगाएंगे, और दूसरा गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अब कुछ मामलात कैसे चल रहे हैं, वहाँ पर तैयारियां कैसी हैं? गुजरांवाला चले जाए पर जिन्ना स्टेडियम में रफ़ीक मुगल मौजूद है। रफ़ीक, कैसी तैयारियाँ हैं, आप क्या देख रहे हैं? क्या अभी तक कोई लीडर आया देखने के लिए? कैसे इंतजाम हैं? हाँ जी बिल्कुल हमज़ा और फ़रा, आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं हम जलसागाह से। तो तैयारियां जो हैं वो तो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी सुबह सुबह का टाइम है। तो गुजरांवाला सबको पता है कि पहलवानों की धरती है, पहलवान की धरती है, तो पहलवान बड़े बड़े गुजरांवाला में पैदा हुए हैं। तो पहलवान जो हैं वो भी नून लीग से खासी मोहब्बत है उनकी, खासा लगाव है। तो आज सुबह के टाइम अखाड़े से वो सीधा जिन्ना स्टेडियम जलसागाह पहुँच चुके हैं। मेरे साथ गुजरांवाला के कुछ पहलवान मौजूद हैं, उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे कि अच्छा जी पहलवान साहब ये बताएं, आलिद भी सितारा पाकिस्तान है माशाल्लाह, आप भी उभरते हुए नौजवान पहलवान हैं, तो आप किसकी मोहब्बत में आज जलसागाह सुबह सुबह आ गए हैं अखाड़ा छोड़ के?
जी, जिस तरह आपको पता है कि हमने सुबह पहलवानी के सुबह के वक्त हमने वर्जिश करनी होती है। आज हम वर्जिश को छोड़ के सिर्फ मरियम साहिबा का इस्तकबाल करने के लिए आए। रियाज पहलवान सितारे पाकिस्तान की क़यादत में तमाम पहलवान जिन्ना स्टेडियम में पहुँच चुके हैं और वो इस बात की यकीन दहानी कराएंगे कि इंशाल्लाह आज का जलसा भी एक तारीख रकम करेगा। अच्छा, कि ये जलसा जो है, जैसे माशाल्लाह आप बड़े कद्दावर पहलवान, अच्छे तगड़े पहलवान हैं, तो आप समझते हैं कि ये जलसा भी उसी तरह का होगा आज? इंशाल्लाह जी, ये तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। गुजरा हमारा नून लीग का गढ़ है और गढ़ और मियाँ साहब का कहा हुआ है और मियाँ साहब ने इंशाल्लाह आज खिताब करना है। मियाँ साहब से भी इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी और मरियम साहिबा भी इंशाल्लाह आएंगी और उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। आपने पहलवानों की बात सुनी कि पहलवान जो हैं जिस तरह दीगर कारकुन पुरजोश हैं, पहलवान भी उसी तरह पुरजोश हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे कायद की बेटी आ रही है तो उसका भरपूर जो है वो तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा। अभी कुछ देर पहले इन पहलवानों ने रवायती धमाल भी डाली है। जिन्ना स्टेडियम में जब पहुँचे हैं तो उन्होंने अपने आप देख सकते हैं गुर्ज भी उठा रखे हैं और पूरे लिबास के साथ वो जलसा का पहुँचे हैं, तो भरपूर जो है वो इजहार कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। ताहम जलसा जो है वो आज 11 जमातों का है, 11 सियासी जमातें जो हैं वो जलसा करने जा रही हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत जो है। आपने पहलवानों से भी हमें मिलवाया, और वो अखाड़ा छोड़ के सियासी अखाड़े में उतर और उन्होंने अपने मतलब वो गुज भी उठाए हुए हैं जिसके साथ तो मतलब ऐसे ला रहे थे, कह रहे थे कि हम तो जी यहाँ पर आए, ये नून लीग का गढ़ है। अब देखना ये होगा कि शिबली फराज साहब जो हैं वो दुरुस्त साबित होते हैं या जो नून लीग कह रही है वो बात दुरुस्त साबित होती है। स्टेडियम भरता है कि नहीं भरता, आज की तो यही इस पे सबकी नजरें हैं। अच्छा, और जो उन्होंने बात की ना उसमें जो इस वक्त कारकुनान हैं, हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान यकीनी तौर पे गुजरावाला में ज़्यादा मुतहरिक मिलेंगे क्योंकि नून लीग का गढ़ भी समझा जाता है, लोग भी वहाँ पर उनके वोटर्स ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, लाहौर से नज़दीक भी है। एक और बहुत बड़ी वजह जो ऐलान किया गया ना कि नवाज शरीफ भी खिताब करेंगे, इसके बारे में भी बहुत लोग जो हैं उनके अंदर तजस्सुस पाया जा रहा है। और मरियम नवाज साहिबा जो है 12 बजे यहाँ से लाहौर से निकलेंगी जुम्मा के बाद और उसके बाद वो वहाँ पे पहुँचेंगी। इसी तरह मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी, उनकी भी टाइमिंग है कि वो कब तक वहाँ पे पहुँचेंगे। लेकिन मैं ख्याल है कुछ और अपोजिशन रहनुमाओं से बात करते हैं। अपोजिशन रहनुमाओं से बात करनी इसलिए भी ज़रूरी है कि इस वक्त हालात क्या हैं, SOPs की बात हो रही है। तो शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। कहिएगा कि SOPs की बहुत ज़्यादा बात हो रही है और वहाँ पर आपकी तरफ से कहा गया कि पुलिस आती है, SOPs के नाम पर हमारे बंदों को उठा के लेके जाया जा रहा है। क्या SOPs हों उसके साथ कोई तहरीक कभी कामयाब हुई अगर SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा हो तो? इस वक्त जो हालात हैं वो नहायत मखदूश है और इस वक्त तो अजीब सा है। मैं लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता। आज तो बिल्कुल साबित हो गया कि जमहूरियत नाम की इस हुकूमत में कोई चीज़ है ही नहीं, ना जमहूरियत के लफ्ज़ को जानते हैं, इसीलिए तहरीक चलेगी ना। और दिन ब दिन मेरा ख्याल है कि नफरत जो है ना बढ़ती चली जाएगी और वो फिर मेरे ख्याल में किसी को बस का रोक नहीं रहेगा। और जहाँ तक तहरीक की बात है, ये तहरीक को कामयाब कराना या तहरीक को आप किसी और रुख पे ले जाना, ये तो हुकूमत के अपने बात की बात है ना। अगर आप इस तरह रुकेंगे तहरीक और ज़्यादा तेज़ी पकड़ जाएगी। जैसे जैसे तहरीकें चलती हैं, जब नफरत होती है, जब आपके हकूक़ को सल्ब किया जा रहा होता है, जब आपके मामलात को दबाने की कोशिश की जाती है, जब आपको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जाती है, फिर तहरीक चलती है। और तहरीक जब चलती है तो फिर वो आहिस्ता और पकड़ती है। अब मैं इस वक्त तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो इस हालात हैं वो तो यही साबित कर रहे हैं कि ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। अच्छा, एक बात ये भी बताइएगा कि आपके सामने ही है, अदालतों ने भी नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया है जबकि वो वतन वापस आने के बारे में पसो पेश से काम ले रहे हैं। तो इसके बारे में कि यहाँ पर वो जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो अपनी जो करप्शन है उसको छुपाने के लिए तमाम अपोजिशन जो है एहतजाज कर रही है, जलसे कर रही है। और दूसरी बात ये भी बता दीजिएगा क्या ये फैसला हो गया है कि मरीम नवाज ही सियासी जानशीन है नवाज शरीफ की सियासत की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वारिस हैं? अब ये जो लग रहा है हिकमत अमली से वो तो इस तरफ है। ये बात ज़हन में रखें कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुए रवा हैं, मियाँ नवाज शरीफ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग है और वो जिसको भी चाहेंगे, जिसको भी ट्रांसफ़र करना चाहेंगे अपनी लेगेसी, तो मियाँ साहब की है ना लेगेसी, मियाँ साहब की। और अगर आप पसंद फरमाए तो मैं इतना अर्ज़ कर दूँगा कि वक्त के साथ साथ मरियम ने भी मतलब ये साबित किया है कि वो एक लीडर है और आगे बढ़ के मतलब वो खेलती है, डर खौफ नहीं है। सिर्फ चूँकि वालदा चली गई,
सर से साया उठ गया अल्लाह का, अब बाप जो है वो बीमार है और उसके साथ किया जा रहा है, तो इसकी थोड़ी सी रिजर्वेशन हो सकती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को साबित कर रही है। शेख साहब ये बता दीजिएगा, अब हुकूमत ने तो आपको इजाज़त दे दी कि जलसा कर लीजिए, आपको NOC मिल गया, अब आपको हुकूमत से क्या शिकायत हैं और जिन्ना स्टेडियम की जगह GT रोड पर जलसा करना क्यों चाह रहे थे और हुकूमत कह रही है कि आपको अवामी पजीराई नहीं मिल रही, क्या ये हकीकत? कौन सी इजाज़त है, किस किस्म की इजाज़त है? देखें, मैंने कल भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि जलसा जो है वो है गुजरा वाले का। लाहौर से आप जाएंगे, आपका एक यूँ कह लीजिए कि टोकन होगा, आप चले जाते हैं, रैली चली जाती है, कितने आप यहाँ से लाहौर से लिफ्ट करके लोगों को वहाँ पे जाके जलसा नहीं बच सकते, जलसा तो होगा वहाँ पे। अब यहाँ पकड़ दकड़ का क्या? अब देखना, मैं आपको गुजारिश करूँ, अगर मुझे कोई बाहर से आके कहे या कोई कहानी सुनाए तो मैं उस पर थोड़ी सी तवज्जो दे के उसको समझने की कोशिश करूँगा, उसको परखने की कोशिश करूँगा, उसकी हकीकत जानने की कोशिश करूँगा। मेरे तो साथ हो रहा है, सुबह से कल से मैं लगाऊँ, मतलब मैंने बल्कि यहाँ तक मैंने कहा था, यार आप बेचारे आम आदमी को क्यों पकड़ रहे हैं, क्यों आप उसको जाके अपने ख्वार कर रहे हैं, आप थाने में बैठा के उन पर आप जोर डाल रहे हैं और वो उनसे आप ये लिखवाना चाह रहे हैं या लिखवा रहे हैं, उनसे एफिडेविट ले रहे हैं कि हम जलसे पे नहीं जाएंगे, हम PTI में। PTI तो अब गाली बन गई है यार, अब मतलब आप लिख देंगे, लिखवा लें, आप क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आपका ख्याल है वो PTI में चला जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा, दिलो जान से वो साथ है। अब ये चीज़ें जब आप करेंगे तो इससे नफरत बढ़ेगी, आपकी कदर कोई ज़्यादा नहीं होगी, इससे आपकी कदर और कम होगी। और ये जो आपने इरशाद फरमाया था ना, पहले आपने कहा था कि तहरीक, इसी से तहरीकें फिर जन्म लेती हैं और इसी से तहरीकें जो मजबूत होती हैं। अगर आप जलसे की इजाज़त दे देते, क्या होता, क्या हो जाता? कि तूफान आ जाता। भाई हम जाके अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, लोगों की जो ज़रूरियात हैं उनके मतलब बयान करते हैं, उनसे इस तरह बातें होती रहती हैं। मौसम मुआशरे में ये चलता है, लोग अपने खासिस जाके करते हैं, बयान करते हैं, अपना खामो गुस्सा निकालते हैं, जलसे की सूरत लेंगे ना तो सड़क पे आपको ईंटें तो नहीं मारेंगे। लेकिन आप ये भी फरमाइएगा कि शाहिद खान अब्बासी अवाम को तो मशवरा दे रहे हैं कि गोली खाएं, मर जाएं, आगे बढ़ें, अवाम के खिलाफ एहतजाज में शरीक हों, हुकूमत के खिलाफ जो है एहतजाज में अवाम पेश हो। हुकूमत का ये कहना है कि ख़ुद तो नवाज शरीफ साहब वापस आ नहीं रहे, उनकी जो औलाद है वो भी बाहर है, तो उनकी करप्शन या उनके एहतसाब के मामलात के ऊपर अवाम क्यों सड़कों पर निकले? ये जो बयानिया है हुकूमत का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो इसीलिए कह रहे हैं कि अपने हकूक़ के लिए आपको उठना पड़ेगा यार। कब तक आप इस तरह करते रहेंगे, कब तक आप डरते रहेंगे, कब तक आप अपने अंदर घरों के अंदर घुसे रहेंगे? कभी रेस्ट नहीं होता रहेगा ना, कभी आटा गायब हो जाएगा, कभी दूध गायब हो जाएगा, कभी कुछ और चीज़ गायब हो जाएगी, पेट्रोल महंगा कर दिया जाएगा, फिर करते रहेंगे, जो आपका दिल करेगा करेंगे। तो फिर इसका मतलब आप बोले ही ना, आप बात ही ना करेंगे। वो वहाँ पे बेटी यहाँ पे, बेटी कल करेगी ना, उसको लीड करेगी, तो उसका तो आपके पास जवाब ही नहीं है। तो यकीन कीजिए, आप तो ये बात कर रहे हैं ना, तो उधर क्या है, दूसरी तरफ क्या है, जो वज़ीर आज़म साहब है उनका तो कुछ भी नहीं यहाँ पे, स्वाय अपने आप में। क्यों डरते हैं आप? एक उम्र सीधा आदमी है वो। ठीक है शेख साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा कि जब आपके दौर में जलसे होते थे, आप कहते थे कि भाई कोई इस्तीफा नहीं होगा, हुकूमत 5 साल पूरा करेगी, ये जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए, तो अब आप लोगों का बयानिया क्यों बदल गया है? अब आपका मकसद क्या है ये जलसे जुलूस करने का? नहीं, कोई बयानिया बदला नहीं, बिल्कुल नहीं बदला। ये तो आवाम की बात है ना यार। हमारे दौर में जो जलसे हुए थे, आप ये देखें कि आपने उस जलसे को, जुलूस को, आपने उनकी उस तहरीक को कतई तौर पर सख्ती से रोका, ना पकड़ दकड़ की, ना किसी को एक छड़ी तक लगी, तो आपने तो कुछ नहीं किया। आपने तो कहा जाइए करिए, जाके बिल्कुल करिए, आप जलसा करिए, जुलूस निकालिए, जो आपका जी चाहता करें, लेकिन उसमें कोई रिएक्शन नहीं दिया। आज तो मुख्तलिफ है ना जी, आपके हाथ में तस्बीह है, वजीफा करें और बस अल्लाह खैरी सलाह, लोगों को मार दें आप। शेख रुहैल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और जो अपोजिशन का खासतौर पर नून लीग का मौक़िफ़ था उससे हमें आगाह कर रहे थे। बिल्कुल सही, लेकिन अब थोड़ा सा हम जानते हैं इसको एनालाइज भी करते हैं सारी सूरत हाल को कि इसमें क्या बेहतरी है, क्या बेहतरी नहीं है, एंड रिजल्ट क्या हो सकता है जानेंगे। सलीम बुखारी साहब से, एनालिस्ट है, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब, फरमाइएगा, हुकूमत के पाकिस्तान में ये एक हिस्ट्री रही है कि जितनी भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक होती हैं उनका अंजाम बड़ा भयानक होता है। जैसे PNA की तहरीक के बाद भी माशाल्लाह आ गया था, ये तहरीक जो है इसका एंड रिजल्ट आपके ख्याल में क्या मतवक्को है?
देखिए, गुजारिश ये है कि एक वाक़या नहीं है, अगर आप थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो अयूब खान के खिलाफ भी इसी तरह से एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट बना था। उसके बाद भुट्टो साहब का जिक्र तो आपने खुद कर दिया, माशाल्लाह लग गया था। फिर उसके बाद भी सब्सिक्वेंटली जब कभी भी इस किस्म की तहरीक चली है तो कुछ ना कुछ हुकूमत को कीमत उसकी अदा करनी ज़रूर पड़ी है। वो चाहे बेनज़ीर थी, चाहे वो 2 दफ़ा नवाज शरीफ साहब थे, चाहे उससे पहले जुनेजो साहब थे, MRDs बनी, ARD बनी, PNA तो आपको जिक्र हो गया, आपके सामने है, IGI बनी। ये बहुत सारी मूवमेंट्स जो हैं वो चली। शायद फौरी तौर पर इसके नतीजे में तो हुकूमत नहीं गिरती, लेकिन टॉल इसका सबसे ज़्यादा अदा करना पड़ता है हुकूमत को ही। 3 दफ़ा ऐसा हुआ कि उसके नतीजे में माशाल्लाह लगा। हम दुआ करते हैं अल्लाह ना करे कि ऐसा अब दोबारा हो। लगता भी नहीं है कि शायद फौज किसी इस किस्म के मूड में है, वरना इस पिछले 3-4 साल में बेपनाह ऐसे मौके थे कि फौज बिल्कुल वॉक इन कर सकती थी और लोग तालियां बजा के उसका इस्तकबाल करते। लेकिन अगर सूरत हाथ से निकलती है, अगर ये एजिटेशन कोई भद्दी सूरत इख्तियार करता है, अगर हुकूमत विजडम का मुजाहरा नहीं करती, अगर क्लैशेस पब्लिक में होते हैं, तो फिर जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है फौज का, वो ये कि दे आर द कस्टोडियन ऑफ पाकिस्तान टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड नेशनल आइडियोलॉजी। तो फिर फौज को आना पड़ता है। मैंने हमेशा ये मेंटेन किया है कि फौज को सिल्वर प्लेटर में रख के हमारे सियासतदानों ने अपनी नाअहली, अपनी डिसऑनेस्टी की वजह से हमेशा इक़्तिदार पेश किया है। मैं दुआ करता हूं कि इस दफ़ा ऐसा ना हो, लेकिन लक्षण मुझे दोनों तरफ के अच्छे नहीं लगते, चाहे वो हुकूमत है, हुकूमत के पास सिवाय इस रेटरिक के पिछड़ों ने ये किया, पिछड़ों ने ये किया। सही होगा भाई, अदालतों को करने दो, वो कर रहे हैं अपना काम, आप तो परफॉर्म करके दे, इतने बड़े बड़े नारे मार के आप आए थे। बुखारी साहब, आप पाकिस्तानी सियासत को किस डायरेक्शन में जाता देख रहे हैं कि ऑपोजिशन ऐलान कर रही है कि हम हुकूमत गिरा देंगे, हुकूमत अभी भी यही बात कर रही है कि ये NRO लेने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान की सियासत बंद गली में जाती आपको नजर आ रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब को हमारे बेपनाह दफ़ा, मैंने तो कई प्रोग्रामों में कहा है, लोगों ने भी कहा है कि उनको आज तक यही पता नहीं चला कि NRO उन्होंने नहीं देना होता, ना उनकी कैपेसिटी है, ना उन्होंने कभी माजी में किसी सियासतदान ने दिया है, वो कोई और देता होता है। और ये उन्हें अच्छी तरह से पता है कि वो कौन लोग हैं, क्योंकि अपोजिशन का तो इल्ज़ाम है कि वही लोग तो इनको लेके आए हैं। तो ये NRO की बात उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। वो बार बार ये कह के ये साबित कर रहे होते हैं कि हमें कौन लेके आया, हम एस्टेब्लिशमेंट के लोग एंड एवरीथिंग। उन्हें ये बात समझ ही नहीं आती कि NRO का तज़किरा उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो 2 वाहिद मिसालें हैं वो दोनों फौजी डिक्टेटर ने दिया था, वो किसी सिविलियन ने नहीं दिया था। और ना ही अपोजिशन के इस सवाल का कभी उन्होंने जवाब दिया कि भाई साहब किसने आपसे मांगा है NRO, किससे आपकी मुलाकात हुई थी, कौन चाह रहा है NRO, तो इसका भी कोई जवाब नहीं है। तो मेरे ख्याल से रेटरिक अब छोड़ने का वक्त आ गया है। इमरान खान साहब एंड कंपनी को ये रियलाइज होना चाहिए कि अब सिर्फ स्लोगन चैंटिंग से हुकूमत नहीं होगी। बिल्कुल सही। सलीम बुखारी साहब, आपने खुद कहा लक्षण आपको दोनों तरफ के अच्छे नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर हुकूमत की बात कर लें, क्योंकि जिम्मेदारी हुकूमत की ज्यादा होती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहा करते थे आप जलसा करें, कंटेनर हम देंगे, हम आपको जो है वो सब कुछ करेंगे। अब आपको लग रहा है कि हुकूमत तदब्बुर से, फहमो फरासत से मामले को हैंडल कर रही है, वही हिस्ट्री, गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़, कंटेनर्स, रोड ब्लॉकेजेस, ये तमाम सिलसिले जो हैं वो मेंटेन करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रिवायती तरीके से डील कर रही है सारी सूरत हाल को? देखिए, हमने हमेशा देखा है इसी तरह की एजिटेशन जब भी चलते थे, हुकूमत क्या करती थी वो भी हमारे सामने होता था। लेकिन इस दफ़ा तो हमें अजीबोगरीब किस्म की कैफियत नज़र आ रही है। ये जो DC साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें इजाज़त दी गई है उनको लास्ट मोमेंट पे कि वो स्टेडियम में जलसा कर लें, जिना स्टेडियम में, उसके साथ जो 26 पॉइंट एग्री हुए हैं, मुझे तो उस पर देख के हंसी भी आती है। मैंने पढ़ा है उनको, कहीं लिखा है कि आप जब जुलूस लेके आ रहे होंगे तो किसी और मकाम पे आप तकरीर नहीं कर सकते, आप सारी तकरीरें जो है वो 5 से 12 बजे के दरमियान स्टेडियम के अंदर करेंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, मरियम नवाज यहाँ से जुलूस लेके नहीं निकल सकती, वो मोटरवे से जाएं। ये इस तरह की कंडीशंस हुकूमत की तरफ से हमने पहली दफ़ा देखी हैं और यही इनके गले पड़ेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ ये कि अगर उनको जो पीपल्स पार्टी का जुलूस आने वाला है जिसको बिलावल जरदारी करेंगे, या जो मुस्लिम लीग नून का जुलूस है जिसको मरियम नवाज लीड करेंगी, या मौलाना फजलुर रहमान का जुलूस है जिसको मौलाना फजलुर रहमान साहब करेंगे। सलीम बुखारी साहब, ये बता दीजिएगा कि क्या नून लीग में अब सिर्फ मियां नवाज शरीफ का बयानिया जो है वही चलेगा, और अगर वही बयानिया चलेगा तो इदारों के साथ क्या हालात मजीद खासतौर पर नून लीग के कशीदा नहीं हो जाएंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जब से बनी है और आज तक वहाँ सिर्फ एक ही बयानिया चला है और वो नवाज शरीफ का है, इसलिए
कि पार्टी भी नवाज शरीफ की है, वोटर भी नवाज शरीफ का है, और जितनी भी कोशिशें माजी में, चाहे वो फौजी डिक्टेटर थे, चाहे वो सिविलियन रूलर्स थे, उन्होंने कोशिश की अहले शरीफ या शरीफ ख़ानदान में दरारें डालने की, वो कोई कामयाब नहीं हुई है। दोनों भाई एक ही जगह पर खड़े हुए हैं, तो इससे तो मेरे ख्याल से कोई मसला हल होने नहीं जा रहा। ये पार्टी जो है वो इंटैक्ट रहेगी, और जब तक सांसें चल रही हैं नवाज शरीफ की, वही इसको जो है वो लीड करेंगे। अब देखना ये है कि ये जो एजिटेशन है इनका, ये क्या सूरत इख्तियार करता है। और जैसा मैंने कहा, ठीक है सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप अपनी जो है राय से जो है हमें मुस्तफीद कर रहे थे। और इन एनी केस इस तरह की सूरत हाल बेहतर नहीं होती। नामनो आमा के लिए कोरोना की सूरत हाल देख लें तो वो भी बेहतर नहीं है, और दूसरी तरफ अगर देख लें तो एक जो जहनी सुकून है ना आवाम का, महंगाई तो परेशानी बाकी तो है ही, लेकिन जहनी सुकून भी इसमें बड़ा खासा अबतर हो जाता है। लेकिन अगैन देखना है कि सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेंगे। ब्रेक के लिए रुकेंगे। तो ये आज देखना है कि जी कि स्टेडियम भरता है या नहीं भरता है। कितने लोग होते हैं स्टेडियम में? पता नहीं उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो फरा आप ही हमें बताएंगे कि अच्छा, उस स्टेडियम की कैपेसिटी। क्रिकेट लवर आप हैं, और स्टेडियम की कैपेसिटी जो है उसका मुझे इल्म होना चाहिए। मुझे तो क्रिकेट से जुड़ी हुई चीज़ों का बहुत कम पता होता है। जब बात हो रही थी ना, जब 5000 लोग अंदर हो जाएंगे ऐसे लगेगा कि स्टेडियम भर गया है। कल जब बात हो रही थी वो कह रहे थे कि 5000, आपको पता नहीं है गुजरांवाला की सड़कें जो हैं वो भी भरी हुई होंगी, सिर्फ 5000 से तो स्टेडियम भरा हुआ लगेगा जब ग्राउंड की बात होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और बहुत जिसे कहना चाहिए दिलखराश किस्म का जो कि वाक़यात हैं, और ये दहशतगर्दी की हालिया लहर है जो कि बहुत तशवीशनाक है। ये वो फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हमेशा पाकिस्तान ने बात की है, और पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में जब तक अमन नहीं होगा, और अगर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जगह के तौर पर, एक महफूज जन्नत के तौर पर इस्तेमाल होगा, तो फिर यकीनी तौर पर इस खित्ते में अमन जो है वो मुश्किल हो जाएगा। कल ही हम कितना खुश थे, हम बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान ने अपने जो दरीना मसाइल हैं उनको खुल के उजागर किया है, उनके बारे में बात की है। और एक ही रोज़ में दो वाक़यात होते हैं, एक बलूचिस्तान में और वज़ीरिस्तान में, और फिर वहाँ पर कार्रवाइयों में शहादतें जो हैं, जिसमें तकरीबन मतलब टोटल अगर बात की जाए तो 20 शहादतें हुई हैं, जिसमें जो वज़ीरिस्तान में जो सानिहा हुआ है, जो हादसा हुआ है वहाँ पर, तो उसमें जो है इस तरीके से हुआ FC के 6 जवान शहीद हुए, और जो वज़ीरिस्तान में हुआ है वहाँ पर एक कैप्टन समेत 6 जवान जो है वो शहीद हुए। बिल्कुल ऐसी है फरा, वो टोटल जो है ये 20 शहादतें हुई हैं। अब एक मामला शुमाली वज़ीरिस्तान का है और एक ओमाड़ा का बलूचिस्तान का जो है ये मामला है। लेकिन देखना हमें इसमें यह है कि दुश्मन जो है वो हमारे घर के अंदर घुस कर कार्रवाइयाँ कर रहा है, और हमारा दूसरी तरफ वो जो हम स्टेडियम की बात कर रहे थे वो भी इसलिए कि हम सियासी इस्तेहकाम की जानिब भी नहीं बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान को इतने ख़तरात का सामना है, और वो जवान जो पाकिस्तान के लिए, ताकि हम जो हैं सुकून की नींद सो सकें और अपनी जानें जो है कुर्बान कर रहे हैं, हमें उनको याद रखना है, उनकी शहादतों पे जो है उनका शुक्रिया अदा करना है। उनकी फैमिलीज़ बहुत मुश्किल वक्त होता है फरा, जिस वक्त आपका कोई अपना आर्मी में होता है ना, और वो उस जगह पर ड्यूटी कर रहा होता है कि जिनको हम हार्ड जोन कहते हैं, वहाँ पर बड़ा मुश्किल है, ऐसा जो है। लेकिन मैं इसको ना थोड़ा सा अपनी कौमी उसके साथ जोड़ूंगी। ये वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है जिसके बारे में पाकिस्तान हमेशा बात करता रहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो करवाई जाती है, वहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं, वहाँ पर फंडिंग की जाती है। ये फंडिंग का सिलसिला जो है ये सरहद पार से बहुत सारी जगहों से जाके मिलता है, बहुत सारी जगहों से ऑपरेट होता है, और पाकिस्तान की कौम जो है वो मुसलसल सामना कर रही है इस दहशतगर्दी की कार्रवाई का।